ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परिचय दीदी का देती हूँ। आप GSVM मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। आपने 50 से भी अधिक रिसर्च पेपर जर्नल्स में आपके आर्टिकल लिखे हैं। गर्भ संस्कार जैसे विषय पे भी आपने काफी कुछ लिखा है और बहुत सारी सामाजिक, आध्यात्मिक और मेडिकल संस्थाओं के द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया है। आपने कई सारी गर्भ संस्कार वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी हैं और 3000 से भी अधिक गर्भवतियों को आपने ट्रेन भी किया है। तो आइए, आप जैसी विलक्षण प्रतिभा की धनी दीदी का हम सब स्वागत करते हैं और बड़ी विनम्रता के साथ आपको आमंत्रित करते हैं और आशा करते हैं कि आज की इस क्लास में जुड़ी हमारी जो गर्भवतियां हैं वो निश्चित रूप से दीदी के ज्ञान का लाभ उठाएंगी। आदरणीय सीमा द्विवेदी दीदी। नमस्कार प्रज्ञा जी और समस्त गर्भवतियों को मेरा सादर नमन। परम पूज्य गुरुदेव एवं पूजनीय माता जी के चरणों में मेरा वंदन। और ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि गायत्री परिवार ने मुझे याद किया और सौभाग्य है कि मुझे गर्भवतियों में जन जागरण और चेतना जगाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। अभी जिस समस्या की हम बात कर रहे हैं वो है डायबिटीज अर्थात मधुमेह। अगर हम इस समस्या के बारे में बात करें तो 2019 के आंकड़े हैं कि लगभग 2 करोड़ महिलाएं, गर्भवती महिलाएं से पीड़ित थी और आज के आंकड़े आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना गुना ज्यादा हुए होंगे। PHFI के अनुसार 2025 में लगभग 6 करोड़ लोग भारतवर्ष में मधुमेह से पीड़ित होंगे। ये एक विशाल समस्या है। तो ये होती क्यों है? एक गर्भवती ये सोचेगी कि आखिर ये होती क्यों है और क्या मैं इससे पीड़ित हो सकती हूँ, क्या संभावना है? तो ये भारत जो है ना वो डायबिटीज का कैपिटल बन रहा है, विश्व का बन रहा है। इतने अधिक आंकड़े हैं इसमें और लगभग 10 से 15% गर्भवती महिलाएं डायबिटीज से पीड़ित हो सकती हैं। डायबिटीज जो महिलाओं में है ना वो लगभग 3 प्रकार की विशेषता है, अन्य भी हैं, लेकिन जो मुख्य 3 है वो टाइप 1 है जो इंसुलिन पे आधारित है, टाइप 2 है जो इंसुलिन की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है और टाइप जो तीसरा वैरायटी है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। यानी गर्भवती महिलाएं जो हैं उनके शरीर में ऐसे क्या बदलाव होते हैं जो उनमें खतरा होता है डायबिटीज के उत्पन्न होने का। तो आप हो सकता है कि गर्भवती महिला पहले डायबिटीज से पीड़ित ना हो, कोई उसको शुगर की समस्या ना हो, लेकिन गर्भावस्था के दौरान जो कनाई होती है, प्लेसेंटा होता है, उससे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं शरीर में कि वो डायबिटीज होने का खतरा बढ़ा देते हैं। नॉर्मली ये जो हार्मोन्स हैं वो शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ाते हैं ताकि बच्चे को शुगर आराम से उपलब्ध हो जाए। एक नॉर्मल शरीर में और एक स्वस्थ शरीर में ये क्षमता होती है कि ये बढ़े हुए हार्मोन्स के कारण जो बदलाव आ रहे हैं शरीर में शुगर और इंसुलिन से संबंधित वो उसको नियंत्रित कर लेता है। लेकिन कई 10 से 15% जो कि एक बहुत बड़ा प्रतिशत है, मैंने आपको बताया, उसमें जो है अगर ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं शरीर में तो और इंसुलिन के कार्य प्रणाली पे असर डालते हैं तो शुगर की मात्रा माँ के शरीर में 20 हफ्ते के बाद बढ़ जाती है। यानी गर्भावस्था के दूसरे चरण में, पहले चरण में जरूरी नहीं है कि शुगर डिटेक्ट हो, लेकिन दूसरे चरण में संभावना डायबिटीज होने की बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, यानी गर्भावस्था की स्थिति के कारण डायबिटीज का माँ के शरीर में उत्पन्न होना। तो डायबिटीज में होता क्या है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अग्नाशय जो है वो इंसुलिन उत्पन्न करता है और इंसुलिन का काम है जो भोजन हमने ग्रहण किया और वो पचा और ग्लूकोज के फॉर्म में शरीर के अंदर उत्पन्न हुआ, वो ग्लूकोज लाखों कोशिकाओं में पहुंच करके ईंधन का काम करते हैं और शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। लेकिन डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज में जो इंसुलिन का सिक्रीशन है
और या फिर उसका एक्शन है, जो क्रिया है उसकी, वो कहीं ना कहीं इनएडिक्वेट होने के कारण, उचित नहीं होने के कारण ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और ग्लूकोज कोशिकाओं में पहुंच नहीं पाता। तो एक तरफ तो शुगर शरीर में बढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ वो कोशिकाओं में पहुंच नहीं पा रहा ईंधन के रूप में। तो ये दोनों जो इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है शरीर में, ये घातक परिणाम करते हैं। तो लक्षण क्या होते हैं डायबिटीज के? ज्यादातर शुरुआती दौर में मरीज में जरूरी नहीं है कि किसी भी प्रकार के कोई लक्षण पैदा हो, इसीलिए ये खतरनाक बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर में पैदा होकर के बढ़ती है। लेकिन बहुत बढ़ जाती है मात्रा जब शुगर की, तो फिर प्यास बहुत लगने लगती है, भूख लगने लगती है ज्यादा, और उसके उपरांत भी हो सकता है ज्यादा खाना खाने के बावजूद शरीर में वजन जो है, शरीर का वजन गिरता चला जाए, बहुत कमजोरी, हाथ पांव में सुन्नाहट, झन्नाहट। शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा होने के कारण मरीज जो है ना, वो उसको जल्दी जल्दी इन्फेक्शंस कई प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन, फफूंद का इन्फेक्शन नाखूनों में या अगल बगल में, शरीर चर्म रोग हो सकते हैं, घाव जो एक शरीर में हो गया है हो सकता है उसे भरने में समय लगे अगर शुगर की बीमारी है तो। और फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी मूत्राशय में बार बार इन्फेक्शन हो जाना, या योनि द्वार से स्त्राव या डिस्चार्ज की प्रॉब्लम। तो इस तरह की समस्याएं इंगित करती हैं कि हो सकता है अंडरलाइंग शुगर की समस्या हो। तो अब शुगर की समस्या ये हो सकता है, ये लक्षण है, तो अब हम पहचान कैसे करें, पता कैसे चलता है कि हाँ इस मरीज को ब्लड शुगर है? वो है ब्लड में शुगर की जांच के द्वारा पता चलता है कि हाँ मरीज को ब्लड शुगर हो रहा है। कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं, मैंने बताया ना आपको कि गर्भावस्था में शुरू के पहले चरण में हो सकता है कि ब्लड शुगर ना बढ़ा हो और दूसरे चरण में बढ़ जाता है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें ये चांसेस ब्लड शुगर डेवलप होने के और डायबिटीज होने के ज्यादा होते हैं? हाई रिस्क ग्रुप जो गर्भवतियों का है, जिसमें संभावना अधिक होती है कि उन्हें ब्लड शुगर हो जाए, वो है यदि अनुवांशिक है, यदि उनके माता पिता में शुगर की समस्या थी, बहुत अधिक मोटापा, पहले से शरीर में अन्य रोग, पहले से उसको कोई रीनल और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो भी संभावना होती है शुगर डेवलप होने की। इसके अलावा बॉडी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, पहले बहुत मोटे बच्चे को उसने जन्म दिया हो, पहले के कई अबॉर्शंस हों, पहले बच्चे में कोई विकृति निकली हो, तो संभावना है कि इस बार भी उसको शुगर हो और इन समस्याओं से का सामना उसे करना पड़े। तो हमें एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना पड़ता है। लेकिन कई महिला ऐसी भी होती हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं है और उसके बावजूद शुगर हो सकता है बढ़ जाए दूसरे चरण में। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की, यानी जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका एक टेस्ट ब्लड शुगर का अवश्य होना ही चाहिए। तो ये कब टेस्ट होता है? जैसे ही पहली बार महिला आती है अपने आप को दिखाने, उसी समय एक रूटीन ब्लड टेस्ट हो जाना चाहिए, जो हाई, उसमें हो सकता है कि ब्लड शुगर लेवल सही आए या हो सकता है गड़बड़ आए। किसी भी डाउटफुल रेंज में आता है अगर ब्लड शुगर लेवल, तो हम लोग डिप्सी टेस्ट करते हैं। 75 ग्राम ब्लड ग्लूकोज, मतलब 75 ग्राम ग्लूकोज दिया जाता है, 300 ml पानी में 5 मिनट के अंदर महिला को पीना होता है और 2 घंटे बाद फिर उसके ब्लड शुगर में शुगर की वैल्यू नापी जाती है कि कितनी है। अगर 140 के ऊपर है अगर ब्लड शुगर वैल्यू, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, अगर इससे ऊपर है, अधिक है। लेकिन ग्लूकोज इंटॉलरेंस के लेवल में भी आ सकता है, थोड़ा हो सकता है कि ब्लड शुगर वैल्यू महिला की बढ़ी हुई रेंज में भी आए, तो हम उसको ग्लूकोज इंटॉलरेंस मानते हैं। और फिर नॉर्मल रेंज में भी आ सकती है, तो वो महिला भाग्यशाली है अगर उसका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल क्या क्या समस्याएं कर सकता है माँ में और फिर बच्चे में। तो आप जानते हैं कि शुगर एक ईंधन का काम करता है अगर कोशिकाओं में जाए, लेकिन अगर कोशिकाओं में जाने की बजाय वो रक्त में अगर अधिक मात्रा में हो गया तो वो जहरीला हो जाता है।
यानी माँ में क्या समस्याएं करता है? माँ में हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की समस्या कर सकता है। इसके अलावा माँ प्रोन हो जाती है तरह तरह के गर्भावस्था के दौरान इन्फेक्शन और संक्रमण के। यूटीआई हो सकता है उसको, फंगल इन्फेक्शन, वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन हो सकता है उसको, योनि द्वार पे फफूंद का संक्रमण। इसके अलावा पेट में जो बच्चा है उस पे क्या असर करता है? ये बच्चा भी इतनी शुगर की मात्रा से खा पी के उसका स्वास्थ्य बढ़ने लगता है, बच्चे का वजन बढ़ जाता है। और बढ़े हुए वजन का बच्चा आप गर्भवती माँ में गर्भावस्था के दौरान, स्पेशली प्रसव के दौरान फंस सकता है योनि द्वार में, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में चली जाती है गर्भवती। इसके अलावा उसको और बच्चे को चोट पहुंच सकती है गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान जब डिलीवरी हो रही हो। अगर बच्चा इतना मोटा तगड़ा है, शोल्डर डिस्ट्रोफिया हो सकता है, बच्चे को भी तमाम समस्याएं हो जाती हैं। अगर माँ को पहले से ही डायबिटीज है तो बच्चे पे ये जो हाई लेवल ऑफ शुगर है ना, ये बच्चे में विकृतियां ला सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, तमाम, मतलब बच्चे का आकार प्रकार विकृत बन जाता है। तो कंजेनाइटल एनोमलीज की प्रॉब्लम बच्चे में होती है। इसके अलावा ये कार्डियोमायोपैथी करता है, हार्ट से संबंधित समस्या कर देता है गर्भस्थ शिशु में। तो सडन आईयूडी होता है, यानी अचानक गर्भ में बच्चा खत्म हो सकता है, किसी भी समय उसका दिल काम करना बंद कर सकता है। तो इतनी सारी समस्याओं से माँ और बच्चा दोनों पीड़ित हो सकते हैं अगर डायबिटीज का उचित नियंत्रण नहीं किया गया तो फिर प्रश्न उठता है कि हम इसका नियंत्रण कैसे करें? एक गर्भवती महिला इससे बचाव के क्या क्या उपाय करे? इसीलिए आवश्यक है कि गर्भावस्था से पहले एक प्रॉपर प्रेगनेंसी प्लानिंग, आपने परम पूज्य गुरुदेव ने इसके विषय में बहुत कहा है और आपकी पूर्व में क्लासेस भी हुई हैं कि किस तरह से गर्भावस्था से पहले गर्भिणी की आहार, दिनचर्या, मानसिक स्थिति, आध्यात्मिकता क्या होनी चाहिए, क्योंकि माता का जैसा मन, जैसा अन्न, जैसा तन और जीवन, शिशु को वो सब का सब मिलेगा। ये आप सब जानते हैं गर्भ संस्कार का कितना बड़ा रोल है। तो इसीलिए गर्भावस्था की प्लानिंग से पहले एक हम कहते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, यानी माँ से बैठ करके पूरी परिचर्चा और चर्चा कि किस तरह से उसको क्या क्या ध्यान रखना है। अगर वो पहले से डायबिटिक है, पहले से शुगर की समस्या से पीड़ित है, तो फिर उसको ये ध्यान रखना है कि ब्लड शुगर लेवल्स बिल्कुल कंट्रोल में होने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर से बच्चे में विकृतियां आ सकती हैं। तो ब्लड शुगर लेवल का हमारा टारगेट क्या है, क्या होना चाहिए? हमारा मोटा मोटा याद रखिए कि फास्टिंग ब्लड शुगर 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, और आपका जो वो है पोस्ट प्रांडियल यानी भोजन के 2 घंटे बाद का 120 के नीचे होना चाहिए। ये नियंत्रण की वो है। और HbA1c वो 6% से नीचे होना चाहिए। ये हमारा टारगेट है कंट्रोल का। आहार विहार दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए जिससे कि शरीर का शुगर ना बढ़े, उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में आवश्यक है कि माँ जो भी कमियां हैं उसके दिनचर्या में, भोजन में, आहार में और डायबिटीज के कंट्रोल में, उसका ध्यान रखते हुए उसका उचित कंट्रोल करे, तभी गर्भावस्था की प्लानिंग करे। एक बार गर्भिणी हो गई, वो गर्भवती हो गई, तो फिर उसको आगे क्या ध्यान रखना है? मैंने बताया जैसा कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में दूसरे चरण में शुगर की वैल्यू बढ़ने लगती है। तो हमें माँ के दिनचर्या का एवं आहार का शुरुआत से ही उचित पूरा ध्यान रखना है। तो उसका आहार विहार कैसा होना चाहिए? उसके आहार पे आप लोगों का मैंने देखा पहले ही 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और बड़े अच्छे से संगीता जी ने पूरा कवर किया कि आपके आहार में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक सात्विक संतुलित आहार कैसा होता है और किस किस तरीके से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फैट लेना है, इसका उन्होंने बड़े विस्तार से चर्चा किया था। मैं चर्चा करूंगी कि डायबिटीज में एक गर्भवती का आहार कैसा होना चाहिए। देखिए, 3 मेजर मील्स यानी 3 प्रमुख भोजन, इसके अलावा
3 छोटे स्नैक्स नियमित अंतराल पे, 3 घंटे के अंतराल पे लेना चाहिए गर्भिणी को। इसके अलावा उसे ये ध्यान रखना है, जैसा पूर्व कक्षाओं में बताया गया है, कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है मुख्य स्रोत है ऊर्जा का, वो जो आहार में 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट, 20 से 30% प्रोटीन और 20% फैट से ऊर्जा प्राप्त होनी चाहिए। ये अनुपात थाली में होना चाहिए। भोजन हमारा सतरंगा और उसमें सब प्रकार की विविधता होनी चाहिए। किस प्रकार के फल हमें लेने हैं, किस प्रकार की सब्जियां, भोजन की मात्रा और जो एक डाइट प्लान है आपका, वो पहले से सुनिश्चित होना चाहिए। इसी और ये आवश्यक है, ना उपवास ना बहुत ज्यादा दावत, ये दोनों एक्सट्रीम्स अलाउड नहीं है। आपका जो भोजन, जैसे मैंने कहा, निश्चित मात्रा और निश्चित समय, ये निर्धारित आवश्यक है उसका निर्धारण। तो आपको समय पे एक थाली में, जैसे मैंने बताया कि किसका क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, वो ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होने चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी मैदा, चीनी, आलू, चावल, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यानी मोटा अनाज अधिक मात्रा में। पहले भी बताया गया है आपको कि किस प्रकार से आटा तैयार करना है, कितनी मात्रा में उसमें गेहूं हो, कितनी मात्रा में चना, जौ, सोया मिला करके जो आटा बना है, उसका सेवन अधिक लाभप्रद है बनस्पत सिर्फ गेहूं या मैदा के। इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा फल का आपको मात्रा और किस प्रकार के फल लेने हैं, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। फल खा सकता है क्या एक डायबिटिक पेशेंट? बिल्कुल, आप फल बिल्कुल खा सकते हैं। 70 से 100 ग्राम फल प्रतिदिन लिए जा सकते हैं, 3 सर्विंग्स 3 बार में। और फल कौन से वाले? जिनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है कम हो, जैसे पपीता, सेब, इन सब का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, कीवी, ये कम होता है। लेकिन ज्यादा शर्करा जिनमें है वो फल है आपके पाइनएप्पल, आपके खजूर, सीताफल, ये तरबूजा, इन सब में शर्करा अधिक होता है। मीडियम में आता है आपका आम। तो उसी हिसाब से आपको हर जो भी फूड प्रोडक्ट है उसका किलो कैलोरीज में कितना वो देता है, उसका उचित ज्ञान होना चाहिए। तो इसीलिए डायबिटीज में 3 लोगों का गर्भिणी महिला के ट्रीटमेंट में रोल है। एक तो हम लोगों का प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, दूसरा एक डायबिटोलॉजिस्ट और तीसरा एक न्यूट्रिशनिस्ट, डायटिशियन। यानी एक डायबिटोलॉजिस्ट तो पूरा ध्यान रखेगा ही कि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में है कि नहीं है, हम ध्यान रखेंगे कि महिला और बच्चे का स्वास्थ्य उचित है कि नहीं, और एक डायटिशियन आपके दिनचर्या, आपका शारीरिक वजन और आपकी अपनी आवश्यकता जुड़ी हुई रोग और बीमारियों और तकलीफों को देखते हुए एक उचित डाइट प्लान बना के आपको देगी कि ये आपका डाइट प्लान है और आपको इस तरह से भोजन को ग्रहण करना है, जिसमें कि एक नॉर्मल रूटीन महिला जो 50 से 60 किलो के वजन की जो महिला है, 200 से 250 किलो कैलोरीज पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें कि प्रोटीन 1 ग्राम पर केजी प्रतिदिन की आवश्यकता उसको होती है। हम थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं और प्रोटीन बढ़ाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, तो 1.5 ग्राम पर केजी पर डे की आवश्यकता एक गर्भिणी महिला को होती है। तो इस प्रकार एक प्रॉपर डाइट प्लान और चार्टिंग के साथ कि हमें सब्जियों में भी कौन सी अधिक मात्रा में लेनी है। सब्जियों में तो आप इतनी हरी सब्जियां, करेला, पालक, भिंडी, बैंगन, तमाम चीजें ले सकते हैं। कंद मूल थोड़ा अवॉइड करते हैं, यानी आपका चुकंदर और ये आलू और ये मीठा आलू, ये शकरकंद, ये सब कम, ये सब का अवॉइड करते हैं हम इस्तेमाल। और बाकी हमें ये देखना है कि शुद्ध सात्विक संतुलित आहार हो, बिना मलाई का दूध और प्रोटीन की चीजें प्रचुर मात्रा में महिला ले सकती है। तो ये सब भोजन लेने के बाद हमारा ये एक प्रश्न उठता है मन में कि क्या इतना कुछ खाने के बाद क्या शुगर नहीं बढ़ेगा? हमें क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से करना है? तो डाइट प्लान मैंने आपको बताया कि डाइट
कैलकुलेट होगा आपके किन आधारों पे कि इतनी इतनी किलो कैलोरीज की जरूरत है, और उस आधार पे आपको डाइट एडवाइस की जाएगी। क्योंकि मुख्य आधार जो है डायबिटीज के और इसके मधुमेह के नियंत्रण का, वो है आहार पे नियंत्रण, एक संतुलित आहार। तो हमारी थेरेपी का आधार क्या है? आहार और एक्सरसाइज। इन दो के द्वारा, अगर नया नया डिटेक्ट हुआ है जेस्टेशनल डायबिटीज की, अभी अभी पता चला कि अरे इनका शुगर बढ़ा है, तो हम आहार और एक्सरसाइज के द्वारा हम देखते हैं कि क्या हम ये जो अभी तक वो खा रही थी मैदा और ये चीनी और ये सब चीजें कम करके, क्या हम ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर पाएंगे? तो इसीलिए फिर उसकी डाइट प्लानिंग प्रॉपर होती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड करके और बाकी इन चीजों को हटा करके। साथ में हम एक्सरसाइज भी एडवाइस करते हैं। एक्सरसाइज में सिंपलेस्ट, मोस्ट इफेक्टिव और बेस्ट है वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग। मध्यम तेज गति से चलना 30 से 35 मिनट प्रतिदिन, ये दोनों मिलकर के बहुत अच्छा नियंत्रण मधुमेह पे करते हैं। तो कितने दिन हम देखेंगे, कब तक हम देखेंगे कि मधुमेह पे ये नियंत्रण हो रहा है? तो 2 से 3 हफ्ते में डाइट चेंजेस और एक्सरसाइज को ऐड करके हम देखते हैं कि नियंत्रण हो रहा है कि नहीं शुगर में। इसके बावजूद अगर नियंत्रण नहीं होता है, तो कब कब हम टेस्ट करते हैं, कब कब हमें ब्लड शुगर टेस्टिंग एडवाइस है, जिसे देख करके हम देखेंगे नियंत्रण हो रहा है कि नहीं। कम से कम 4 बार दिन में ब्लड शुगर, और मरीज को सेल्फ मॉनिटरिंग सिखाई जाती है ब्लड शुगर की, कि आप खुद से ग्लूकोमीटर से जांच करके देखें कि आपका ब्लड शुगर ठीक है कि नहीं है। तो एक फास्टिंग, खाली पेट सुबह देखा जाता है, और फिर भोजन करने के उपरांत 2 घंटे बाद, भोजन करने के उपरांत दिन में 3 बार देखा जाता है कि ब्लड शुगर कंट्रोल क्या है बॉडी का। और उसी के आधार पे हम देखते हैं कि कंट्रोल हो रहा है हमारे ये सारे इंटरवेंशन से, हमारे इन प्रयासों से ब्लड शुगर कंट्रोल हुआ अथवा नहीं हुआ। तो अगर मान लीजिए हमने आहार पूरा एड ऑन किया और एक्सरसाइज भी कराया और ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर आगे क्या है? अब यहाँ आता है डायबिटोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का रोल, कि वो आगे निर्णय करेगा कि उसको इंसुलिन ऐड करना है, कितनी मात्रा में, किस प्रकार का इंसुलिन, और फिर इंसुलिन ऐड होकर के ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। आजकल मॉडर्न मेडिसिन में इंसुलिन के अलावा ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स गोलियों के रूप में भी साथ में ऐड करके दिए जाते हैं। कई मरीज तो सिर्फ गोलियां खा के ही उनका नियंत्रण हो जाता है, लेकिन ज्यादातर इंसुलिन प्रेफरेबल है कि इंसुलिन से हम शुगर की वैल्यू को नियंत्रित करें। तो आप देख रहे हैं कि इसमें मरीज को कहाँ कहाँ जागरूक रहना पड़ता है। अपने आहार को लेके उसमें जागरूकता होनी चाहिए, अपना नियमित समय पे कसरत, एक्सरसाइज की जागरूकता उसे होनी चाहिए, सेल्फ ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, यानी किस किस समय उसे कब तक अपनी जांच करनी है, उसको लेके जागरूक होना पड़ेगा। साथ में अगर इंसुलिन की आवश्यकता पड़ गई, तो उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि कितनी मात्रा में इंसुलिन कहाँ पर कब कब मुझे लगाना है, और क्योंकि डे टू डे उसी को पूरा मॉनिटर करना पड़ेगा और बार बार आके अस्पताल में दिखाना है। तो कब कब अस्पताल आना है? शुरू में 20 हफ्ते से पहले तो हर माह गर्भवती आकर के अस्पताल में दिखाती है, और 20 हफ्ते के बाद महीने में 2 बार, और फिर 28 हफ्ते के बाद हर हफ्ते आके उसे अपना दिखाना है। क्या क्या चीजें देखी जाती हैं जब गर्भिणी आती है अस्पताल में? तो हम लोग उसका एक प्रॉपर चेकअप करके मैटरनल वेलबींग और बच्चे का पूरा देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करके हम देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ और बढ़त सही हो रही है कि नहीं, उसमें कोई विकृति तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा शुगर कंट्रोल प्रॉपर नहीं है और बच्चा खा पी के उसका वजन बढ़ता चले जा रहा है। बच्चे का वजन बढ़ेगा तो गर्भिणी के पेट में, गर्भाशय में पानी भी बढ़ने लगेगा, जिसे हम पॉलीहाइड्रामियोस कहते हैं। और ये पानी और बच्चे दोनों का वजन जब बढ़ जाता है और पेट पे तनाव पड़ता है, तो मदर को डिस्ट्रेस और असुविधा होने लगती है, और ऐसी स्थिति में मदर को पोस्टमार्टम हेमरेज यानी प्रसव उपरांत अधिक रक्तस्राव का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए जरूरी है
कि गर्भवती माँ आके समय समय पे अस्पताल पे अपना प्रॉपर चेकअप कराए और उस चेकअप के द्वारा हम ये जान सकें कि हर चीज अंडर कंट्रोल है कि नहीं, उसका ब्लड शुगर कंट्रोल में है कि नहीं, और बच्चा भी अंदर ठीक है कि नहीं। तो गर्भवती को मैंने बताया कि कहाँ कहाँ सचेत रहना चाहिए, साथ में उसको ये भी पता होना चाहिए कि आगे क्या क्या गंभीर लक्षण हैं जिनको वो ध्यान में रखे। स्पेशली अगर वो इंसुलिन पे है तो कभी कभी हो सकता है कि उसे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, यानी अचानक शरीर में शुगर बहुत ही कम हो जाए तो बेहोशी छा सकती है, हाथ पांव सुन्न पड़ सकते हैं, अचानक बहुत पसीना या उल्टी आ सकती है। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए उसके पास हमेशा एक बिस्किट का पैकेट और कुछ टॉफीज होनी चाहिए कि यदि उसे जरा सा भी ऐसा लगे कि ये कमी आ रही है तो उसने तुरंत एक टॉफी मुंह में डाली। इन चीजों का उसे विशेष ध्यान रखना है। साथ में गर्भावस्था कितने दिन तक चले, यानी हम कब तक इंतजार करें कि कब डिलीवरी होनी चाहिए। तो अगर उसका ब्लड शुगर लेवल एकदम अंडर कंट्रोल है, किसी प्रकार की कोई समस्या उसको नहीं है, तो पूरे समय तक इंतजार किया जा सकता है। लेकिन जो एक डेट डॉक्टर ने दी है कि इस समय तक डिलीवरी हो जानी चाहिए, किसी भी सूरत में वो डेट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। गर्भवती को इसमें लापरवाह नहीं होना चाहिए कि वो बस घर पे है, इंतजार में है कि जब दर्द आएगा तब हम अस्पताल जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ब्लड शुगर कंट्रोल प्रॉपर नहीं है तो बच्चे की जान कभी भी खतरे में पड़ सकती है और गर्भ में बच्चा कभी भी खत्म हो सकता है। इसीलिए एक तो माँ का ब्लड शुगर का प्रॉपर चेकिंग, रेगुलर चेकिंग बहुत जरूरी है। साथ में बच्चे के वेलबींग की टेस्टिंग, यानी बच्चा अंदर ठीक ठाक है कि नहीं, उसकी भी चेकिंग उतनी ही आवश्यक है। तो माँ कैसे चेकिंग करे, माँ तो घर पे है, वो कैसे जाने कि मेरे पेट में बच्चा सही है कि नहीं। उसको हम लोग कहते हैं डेली फीटल मूवमेंट काउंटिंग, यानी वो गिनती है कि बच्चा कितनी बार चला। मोटा मोटा याद रखिए, 12 घंटे में 12 बार बच्चे का मूवमेंट होना चाहिए। अगर मूवमेंट बहुत कम हो रहा है तो फिर माँ को तुरंत अस्पताल में रिपोर्ट करना चाहिए। तो आप लोगों को अपनी कार्यशालाओं में अक्सर आहार, विहार, विचार, व्यवहार और साथ में व्यायाम, ये हमेशा सिखाया जाता है। कई योग आसन ऐसे हैं, मैंने एक्सरसाइज की बात की थी कि आधा घंटा ब्रिस्क वॉक तेज गति से ध्यान रखते हुए समतल सतह पे, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए कि गर्भवती कहीं गिर जाए, समतल सतह पे उचित रोशनी में गर्भवती को, स्पेशली भोजन लेने के बाद, कहा जाता है ना कि 1000 कदम तो चलने ही चाहिए, तो आधा घंटा ये एक सिंपल एक्सरसाइज है, वो तो करने चाहिए। इसके अलावा कुछ योग आसन हमारे इतने अच्छे हैं जिनके वजह से पैंक्रियाज पे, हमारे अग्नाशय पे दबाव पड़ता है और इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ता है और ये आपका डायबिटीज कुछ हद तक नियंत्रण में आता है। कुछ योगासन ऐसे हैं जो आपको पूर्व में बताए भी गए होंगे, वो है आपके भुजंग आसन, मकर आसन, इसके अलावा भोजन करने के उपरांत वज्रासन में बैठना, मत्स्येंद्र आसन, ये सारे आसन जिसमें कि कमर को भी थोड़ा सा मोड़ा जाता है, जो मुड़ती है कमर को, प्लस जैसे भुजंग आसन में भी दबाव पड़ता है पेट पे दबाव पड़ने वाले सारे आसन, चाहे पश्चिमोत्तासन हो, इन सभी आसनों में पैंक्रियाज, अग्नाशय स्टिमुलेट होता है। तो ये आसन भी एक उचित योग गुरु के मार्गदर्शन में करने से कंट्रोल रहता है आपका मधुमेह। तो आपने आज के कार्यशाला में जाना कि मधुमेह के लिए एक गर्भवती को कहाँ कहाँ सचेत रहना है, किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, डिलीवरी के दौरान क्या दिक्कतें आ सकती हैं। नॉर्मल डिलीवरी की हम कोशिश करते हैं तब जब बच्चा 3.5 केजीज तक का है, लिमिट हम लेते हैं 4 किलो या अधिक। मैंने 5 किलो का बच्चा भी डिलीवर किया है, 5 किलो का बच्चा था वो। तो इस तरह के, मान लीजिए मोटा बच्चा है, 4 किलो का है, तो अक्सर क्या होता है, यहाँ पर कंधों पे चर्बी जम जाती है, सर तो पैदा हो गया और ये धड़ अटक जाता है। वो बड़ी ही विकट समस्या होती है उस फंसे हुए बच्चे को निकालना, और अक्सर हम उसमें बच्चा खो देते हैं और माँ चुठिल हो जाती है।
तो इसीलिए हम लोग पहले से पूरी प्लानिंग करके चलते हैं कि हमें किस महिला का नॉर्मल डिलीवरी कराना है, किस महिला का समय रहते हमें ऑपरेशन करके ही बच्चा निकालना है। तो वो पहले से प्री प्लानिंग हो जाती है, क्योंकि ये खतरे मैंने आपको बताए हो सकते हैं। इसके अलावा जब डिलीवरी हो रही होती है तब भी अब हम लोगों की जिम्मेदारी होती है इस चीज का ध्यान रखना कि ब्लड शुगर का कंट्रोल किस प्रकार से चल रहा है। जिस दिन लेबर पेन आते हैं मरीज को, उस दिन इंसुलिन का डोज नहीं लेना उसे। अब आगे का ब्लड शुगर मॉनिटरिंग और क्या कैसे करना है, ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। माँ को बस इतना ध्यान रखना है कि बच्चे की डिलीवरी होने के बाद बच्चे को क्या खतरा होता है। सबसे अधिक खतरा होता है तुरंत बच्चे का ब्लड शुगर, क्योंकि बच्चे का गर्भ से ही बच्चे के अंदर इंसुलिन अधिक मात्रा में उसके अग्नाशय सिक्रीट कर रहे हैं। तो पैदा होते ही बच्चे को तुरंत हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसलिए पैदा होते ही बच्चे को तुरंत माँ का दूध पिलाना है और थोड़े थोड़े अंतराल पे पिलाते रहना है। और तुरंत उसकी जांच ब्लड शुगर की बच्चे की हो जानी चाहिए। जो 40 के नीचे, अगर उसका 40 ग्राम पर डेसिलीटर उसके नीचे अगर हो जाए तो इसका मतलब बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, तो ड्रिप तक चलाने की, ग्लूकोज ड्रिप तक चलाने की जरूरत पड़ती है। तो बच्चे को पैदा होने के बाद क्या क्या खतरे हो सकते हैं। बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर की कमी, हाइपोकैल्सीमिया यानी कैल्शियम की कमी, हाइपर बिलिरुबिनेमिया यानी जॉन्डिस या पीलिया, ये सारे खतरे। और इसके अलावा फेफड़े हो सकता है, फेफड़े उतना उचित काम ना करें अधिक शुगर होने के कारण। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। और कोई भी कमी माँ को जरा भी लगे, बच्चे में कोई दिक्कत आ रही तो तुरंत उसकी जांच कराएं। और ये बहुत जरूरी है कि तुरंत अपना दूध पिलाना शुरू करें। और साथ में ये जो जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है, एक बार डिलीवरी हो गई उसके बाद अगर पहली बार प्रेगनेंसी में ये पता चला था तो चांसेस होते हैं कि महीने 1.5 महीने में ब्लड शुगर लेवल्स धीरे 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 कम हो जाए। लेकिन इसमें ये अगर एक बार भी प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस हुआ था तो चांसेस कि आगे प्रेगनेंसी में होगा, इसके 50% से अधिक चांसेस होते हैं कि फिर दोबारा ये होगा दूसरी प्रेगनेंसी में। इसके अलावा आने वाले समय में उम्र ढलने के साथ वो डायबिटीज से पीड़ित हो सकती है, इसके भी आसार बढ़ जाते हैं अगर उसको जीडीएम है। तो इसीलिए आवश्यक है कि वो उचित गर्भ निरोध का प्रसाधन इस्तेमाल करें। गर्भ निरोध के प्रसाधन में डेफिनेटली अगर डायबिटीज कंट्रोल्ड है तो सर्वोत्तम होते हैं मल्टीलोड या कॉपर टी, क्योंकि बाकी जैसे ओसीपीज या गर्भ निरोध गोलियां हैं उनसे ब्लड शुगर की वैल्यूज में कुछ अंतर आ सकता है। इसलिए बेटर है कि इनका गर्भ निरोध के लिए प्रयोग किया जाए। और नसबंदी तो सबसे उत्तम है, अगर फैमिली कंप्लीट हो गई है तो सबसे अच्छा है कि नसबंदी हो जाए। इन चीजों का एक गर्भवती महिला को ध्यान रखना है और आगे समय समय पे अपने शुगर की जांच कराते रहनी है देखने के लिए कि वाकई वो नॉर्मल हो गया कि नहीं हो गया। जो आहार और दिनचर्या का पालन उसने गर्भावस्था में किया था, गर्भावस्था के उपरांत भी उसको वो पूरा ताउम्र वही चीजें करनी है, ध्यान रखना है। आजकल ये बढ़ क्यों रहा है, डायबिटीज बढ़ क्यों रही है? अत्यधिक चिंता के कारण। उसके अलावा अनियमित जीवन शैली, अनुचित समय पे उठना बैठना जीना खाना और खान पान की जो ये कमियां आ गई हैं, जो हम लोग पिज्जा बर्गर मोमोज मैदा अधिक मात्रा में खा रहे हैं, उसके कारण आप देख रहे हैं कि किस रफ्तार से ब्लड शुगर, बहुत छोटे लोगों में ब्लड शुगर, बहुत छोटे लोगों में हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम और कैंसर की समस्या हम लोग खुद अस्पताल में इस चीज का सामना कर रहे हैं। इसीलिए करबद्ध निवेदन है समस्त श्रोताओं से एवं गर्भवतियों से कि उचित खान पान, आचार विचार व्यवहार, जीवन शैली और तनाव से मुक्ति, ये स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। समस्त रोगों से दूर रहने का यंत्र है। ये मेरे आप लोग सबको सलाह है। इसके अलावा मुझसे निवेदन किया गया था ब्लड प्रेशर के लिए भी, तो आप जान जाइए कि ये सब आपस में जुड़े हुई व्याधियां हैं। बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर, बढ़ता हुआ ब्लड शुगर, ये सब संबंधित हैं बढ़ते हुए मानसिक तनाव
और अनियमित खान पान और जीवन शैली से। तो जब जब महिला आती है तो हम लोग ब्लड शुगर तो नापते ही हैं, साथ में ब्लड प्रेशर भी नापते हैं। और जिस महिला को मधुमेह की समस्या है उसको खतरा ब्लड प्रेशर का भी बढ़ जाता है कि गर्भावस्था में उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाए। इसके अलावा हम लोग जिस तरह से हमने कहा था जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस अर्थात गर्भावस्था के कारण गर्भावस्था में मधुमेह, इसी प्रकार हम एक टर्मिनोलॉजी कहते हैं PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी गर्भावस्था के कारण गर्भवती को उच्च रक्तचाप की समस्या। अर्थात गर्भावस्था अपने आप में एक गर्भवती माँ की परीक्षा है, यानी उसको मधुमेह का खतरा तो बढ़ता ही है गर्भावस्था के कारण। गर्भवती है तो उसको उच्च रक्तचाप की समस्या भी गर्भावस्था के कारण हो सकती है। उच्च रक्तचाप की समस्या के आधार में भी, नींव में भी हमने देखा क्या समस्याएं होती हैं। अनुचित खान पान, अगर फोलिक एसिड की कमी, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स और कैल्शियम तक की कमी देखी गई है। और ये महिलाएं, क्योंकि अभी अभी भी हम लोगों के अस्पताल में बहुत सारी महिलाएं उच्च रक्तचाप वाली आ रही हैं और पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की हैं, यानी निम्न वर्ग की हैं, तो कहीं ना कहीं उनके खान पान में और पोषक तत्वों में कमी थी। साथ में एक गर्भवती के लिए आवश्यक है कि उचित समय पे जाकर अस्पताल में अपनी जांच जरूर कराएं। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसके क्या खतरे हो सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा है एक्लैम्शिया, यानी माँ को झटके आने की समस्या। ब्लड प्रेशर इतना बढ़े कि उसको झटके आने लगेंगे, दिमाग में सूजन हो जाएगी और दिमाग की नस भी फट सकती है। कनाई की नस फटती है तो योनि द्वार से रक्तस्राव होने लगता है, इतनी ब्लीडिंग होती है कि माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। अर्थात हाई ब्लड प्रेशर, धमनियों में अगर प्रेशर बढ़ जाता है तो कहीं की भी धमनी फट सकती है, दिमाग से लेकर गर्भाशय के अंदर, लिवर के ऊपर, पेट में कहीं। ऐसे हमने 2-4 ऐसे पेशेंट्स मिले जिनका ये रक्तस्राव हुआ धमनी फटने के कारण। ऐसे कई पेशेंट्स हमें प्राप्त होते हैं। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब जब मरीज हमारे पास आता है तो हम लोग ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर रेगुलरली नापते हैं। और अब हमारे मरीज इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो लोग भी अपने घर पे ब्लड शुगर और अपना ब्लड प्रेशर मशीन से ब्लड प्रेशर नाप लेते हैं। तो ये अति आवश्यक है कि गर्भावस्था जो एक अपने आप में एक महिला के लिए परीक्षा का समय है, उसमें वो सचेत रहे और उस चैतन्यता के साथ पूरे उस काल को बड़े सुंदरता से व्यतीत करते हुए स्वास्थ्य रूप में एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी न सिर्फ संस्कारवान रहे अपितु स्वस्थ भी रहे।